हेलो स्टूडेंट, आज मैं पुनः इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हुए आगे ले जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में प्रायः ग्रोस एनुअल वैल्यू की पूरी चर्चा हमने की थी। ग्रोस एनुअल वैल्यू किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इस पर पूरी तरह मैंने चर्चा इसके पिछले वीडियो में किया जा चुका है, अर्थात अब उस पर किसी प्रकार की चर्चा की गुंजाइश नहीं है। अर्थात ग्रोस एनुअल वैल्यू के लिए आपको इसके पिछले वीडियो में जाना होगा। मैं आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्राय 3 प्रकार के मकानों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 रेंटल हाउस, नंबर 2 रेसिडेंशियल हाउस, नंबर 3 रेंटल कम रेसिडेंशियल हाउस। अर्थात अभी हम पहले मकान की चर्चा कर रहे हैं, जिसको प्राय रेंटल हाउस या लेट आउट हाउस भी बोलते हैं। लेट आउट हाउस या रेंटल हाउस का मतलब अर्थात ऐसा मकान जो प्राय भाड़े पर लगा दिया गया हो, चाहे वो रहने के लिए लगाया गया हो या किसी अन्य उद्देश्य से लगाया गया हो। मतलब होना चाहिए कि हमने उस मकान को भाड़े पर लगा दिया है, अर्थात टेनेंट अब उसमें स्वयं रहता हो या अपना कार्यालय, ऑफिस इत्यादि चलाते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेट आउट हाउस का मतलब हमने जिसे किराए पर उठा दिया, अब इसे भाड़ेदार, किराया लेने वाले क्या उपयोग करते हैं यह उसकी मर्जी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अर्थात ग्रोस एनुअल वैल्यू की गणना प्रायः रेंटल हाउस के संदर्भ में हमने पूरी तरह बता दिया, चर्चा कर दिया, जिसके अंतर्गत एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट का बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। अर्थात आज हम आपको आगे लेकर चलेंगे कि ग्रोस एनुअल वैल्यू के आगे कौन से फंक्शन हैं। प्राय देखा जाता है कि टीचर तिल को ताड़ बना देते हैं। दैट मीन्स तिल को ताड़ बनाने का मतलब होता है कि बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत ही विस्तार पूर्वक मीन्स किताबी भाषा में इसको समझाया जाता है, जो प्राय बच्चों के लिए, छात्रों के लिए कभी भी लाभकारी नहीं होता है। अर्थात इनकम टैक्स में सदैव कुछ लॉजिक को ध्यान में रखकर अगर इसको समझा जाए तो आपको बहुत चीज न समझाते हुए भी स्वयं समझ में आने लगता है। इस बिंदु को आप खास रूप से ख्याल रखेंगे। अब ग्रोस एनुअल वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। ग्रोस एनुअल वैल्यू हमने डॉट 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 लिख दिया, दैट मीन्स वहाँ तक की क्रिया मैंने पूरा कर लिया। अब इसके नीचे चलते हैं और नीचे बहुत ही कम है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। इस ग्रोस एनुअल वैल्यू में लेस करते हैं। सबसे पहला है म्युनिसिपल टैक्स। प्राय कोई भी मकान हो, प्राय नगर पालिका को उस मकान पर टैक्स दिए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो नगर पालिका अथवा कॉरपोरेशन, चाहे छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, प्राय उस मकान पर एक म्युनिसिपल टैक्स का भुगतान भी प्राय लैंडलॉर्ड को, दैट मीन्स मकान के मालिक को करना पड़ता है। लैंडलॉर्ड को ऑनर कह लीजिए, किसी भी शब्दों में इसकी व्याख्या कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल ध्यान रखना है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई एम्प्लॉय। पेड बाई एम्प्लॉय का मतलब कभी कभी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड, सॉरी बार बार एम्प्लॉयर आ जाता है। ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स का भुगतान कर देता है तो वह वहाँ पर कटौती नहीं दिया जाएगा, अर्थात उसे लेस नहीं किया जाएगा। लेस करने के लिए कंडीशंस प्रूफ हैं।
अर्थात इसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है कि दैट लेस आपको तभी मिलेगा जब म्युनिसिपल टैक्स का भुगतान प्राय लैंडलॉर्ड के द्वारा किया जाता है। तो आंख मूंद कर इसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में घटा देंगे। इसमें कहीं कोई अधिक जिक्र करने की बात नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि पेड बाय लैंडलॉर्ड, अर्थात इस शब्दों पर आप जोड़ दीजिएगा, प्रेशर दीजिएगा। अगर अर्थ निकलता हो, भाव निकलता हो कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड, तब यह आप घटाएंगे। अब आप दूसरे शीर्षक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा शीर्षक घटाते हैं अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट अर्थात ऐसा किराया जो टेनेंट से लैंडलॉर्ड को प्राप्त नहीं हो सका है, वसूली नहीं हो सका है, उसे ही हम अनरियलाइज रेंट कहते हैं। यह तभी घटाया जाएगा, इसमें एक शर्त लगा हुआ है, इफ कंडीशंस ऑफ रूल्स 4 आर सेटिस्फाइड। दैट मीन्स जब रूल्स 4 को यह संतुष्ट करेगा तभी यह कटौती अनरियलाइज रेंट का दिया जाएगा, अन्यथा ये अनरियलाइज रेंट की कटौती नहीं दी जाएगी। अब अनरियलाइज रेंट के लॉजिक को समझिए कि यह कटौती क्यों दिया जाता है। प्राय देखा जाता है कि कभी कभी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में लिटिगेशंस हो जाता है। लिटिगेशंस का मतलब विवाद, अर्थात टेनेंट मकान में रह भी रहा है और वह प्राय टाइम टू टाइम जो समय पर किराए का भुगतान करना होता है वह भुगतान नहीं करता है। न जाने उसकी मानसिकता क्या है, कहने की जरूरत नहीं है कि कुछ मानसिकता के लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राय विवाद पैदा कर देते हैं। अगर किराया टाइम टू टाइम देते चले जाएं तो प्राय लैंडलॉर्ड टेनेंट को मकान खाली करने की बात नहीं करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवस्थावश लैंडलॉर्ड को मकान खाली करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है, अर्थात साधारण तरीके से प्राय ऐसे टेनेंट से मकान को खाली नहीं करवाया जा सकता है। तब वैसी परिस्थिति में लैंडलॉर्ड प्राय कोर्ट का सहारा लेता है, अर्थात कोर्ट में केस के द्वारा प्राय आपने अपने मकान को खाली करवाने के लिए एक केस डाला जाता है। वो केस पर सुनवाई होती है। सुनवाई के उपरांत मान लिया जाए कि कोर्ट ने आदेश किया कि इस टेनेंट को मकान खाली कर देना चाहिए। आदेश हो गया। आदेश के बाद भी अगर वह लिटिगेशन बनाए हुए है, मकान नहीं खाली कर रहा है, अर्थात जब तक वह मकान में रह रहा है तब तक अनरियलाइज रेंट के कोई प्रश्न ही उठता नहीं है। जब तक कि टेनेंट मकान को खाली करके न चला जाए तब तक अनरियलाइज रेंट को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगर वह टेनेंट मकान में ऑलरेडी आज भी मौजूद है, यद्यपि कि कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि मकान को खाली करके लैंडलॉर्ड के हैंड ओवर कर दिया जाए, इसके बावजूद भी वो रह रहा है। लेकिन कभी न कभी चीज मालिक का है, लैंडलॉर्ड का है, तो टेनेंट को कभी न कभी या तो पुलिस या लाठी से या किसी भी प्रकार से मकान को खाली तो करना ही पड़ेगा। जब वह मकान खाली करके जाता है तो देखा जाता है प्रायः कि वो बकाये किराए का भुगतान नहीं करता है। तो बकाये जब मकान खाली हो जाता है तब बकाये किराए का भुगतान न करना अनरियलाइज रेंट कहलाता है। दैट मीन्स लैंडलॉर्ड को जो किराया टेनेंट से वसूल नहीं हो सका उसे ही अनरियलाइज रेंट कहते हैं।
इसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर हो या कोर्ट हो आदेश करते हैं कि जितना अनरियलाइज्ड रेंट है उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कटौती के रूप में दे दिया जाए। दैट मीन्स एज ए डिडक्शंस के रूप में अनरियलाइज्ड रेंट आपको कटौती मिलता है, और वह कोर्ट के द्वारा जो रूल्स दिए जाते हैं वह प्राय रूल्स 4 होते हैं। इसीलिए कहा गया कंडीशंस ऑफ रूल्स 4 आर सेटिस्फाइड। जब तक ये कंडीशन या इनकम टैक्स या असाइनिंग ऑफिसर जो भी है अर्थात डिडक्शंस के संबंध में वह भी प्राय इसका निर्धारण कर सकता है। यह दोनों ही परिस्थितियों में अनरियलाइज्ड रेंट की कटौती ग्रॉस एनुअल वैल्यू से प्राप्त होती है। तो कटौती मिल गई। यहाँ पर 2 प्रकार की कटौती है, दोनों का योग इसमें कर देते हैं और लेस करने के बाद एक राशि निकलती है जिसको प्रायः एनुअल वैल्यू कहते हैं। अर्थात ये 2 कटौतियां देने के बाद जो मूल्य प्राप्त होते हैं, जो हेड प्राप्त होते हैं, उसे वार्षिक मूल्य की संज्ञा कहा जाता है, एनुअल वैल्यू कहा जाता है। अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में थोड़ा लॉजिक और समझ लिया जाए। अभी आपको घटाने का लॉजिक समझाए हैं। कभी कभी भविष्य में होता है कि अनरियलाइज्ड रेंट जो कटौती के रूप में हमको प्राप्त हो गए हैं, भविष्य में जाकर अगर वह किराया वसूल हो जाता है, रियलाइज्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जितना आपको रियलाइज होता है वह पुनः किसी भी गत वर्ष में अगर यह अनरियलाइज्ड रेंट लैंडलॉर्ड को प्राप्त हो जाता है तो उस गत वर्ष में यह अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल हो जाता है। दैट मीन्स शर्त है कि आपको अगर ये डिडक्शंस के रूप में प्राप्त हो गया है और भविष्य में जाकर यह अनरियलाइज्ड रेंट आपको प्राप्त होता है, कुछ राशि प्राप्त होता है या पूरा राशि प्राप्त होता है, वह आगे चलकर जिस वर्ष में भी प्राप्त होगा उस वर्ष के आय में इसे शामिल करके जोड़ा जाएगा। इसी लॉजिक के आधार पर कि चूंकि अनरियलाइज्ड रेंट के द्वारा आपके इनकम को कभी न कभी घटाया गया था, तब इसमें अगर कोई प्राप्त राशि है तो पुनः यह टैक्सेबल कर दिए जाते हैं। अर्थात इस लॉजिक को भी अनरियलाइज्ड रेंट के संबंध में ध्यान रखिए। ये अभी प्रश्न में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम प्रश्न को बनाएंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, तो जरा जरा का प्रॉब्लम में ही परेशानी में डाल देता है। इसीलिए हम संग संग हम सारी बातों को समझा देते हैं, वरना केवल लोग अनरियलाइज्ड रेंट कहकर सिर्फ इतने ही चर्चा करते हैं। इन फ्यूचर भविष्य में अनरियलाइज्ड रेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा इस पर कोई चर्चा नहीं किया जाता है। अर्थात केवल तिल को ताड़ बना देना है, उस ताड़ से भी हम कुछ नहीं सीख पाते हैं। अब आइए फिर एक लेस देते हैं, एनुअल वैल्यू में लेस। सबसे पहला लेस है आपको मिलता है एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शंस के रूप में। स्टैंडर्ड डिडक्शंस प्राय किसी भी प्रकार के इनकम शीर्षक को आप निकालते हैं तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की बात होती है। चाहे वह इनकम फ्रॉम सैलरी की बात हो, वहाँ पर भी 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस के पीछे लॉजिक देने का ये होता है कि आपके बहुत छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं, अर्थात इन खर्चों को अलग अलग प्रकार से न घटाकर इसके लिए एक मुश्त आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाता है। उसी प्रकार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत भी प्राय बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, कलेक्शन चार्ज होते हैं,
मीन्स कोई उत्तराधिकारी होते हैं, भरण पोषण के लिए खर्च करते हैं, बहुत तरह के छोटे छोटे खर्च होते हैं। इन्हीं सब खर्चों के लिए एकमुश्त 30% ऑफ एनुअल वैल्यू एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शंस के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात इसकी गणना उस मूल्य पर की जाती है जो ऊपर में एनुअल वैल्यू के रूप में लिखा हुआ है। तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, अर्थात इसके सेक्शन लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत आता है। आप अगर चाहें तो हमारे बोले गए बात को कॉपी पर दर्ज कर लें, वरना नहीं भी लिखेंगे तो आपके उत्तर को गलत नहीं ठहराया जाता है। इसलिए सेक्शन लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात नहीं होती है। अब एक दूसरा डिडक्शन दिया जाता है। इंटरेस्ट में मैंने दो बातें लिखा। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर, PY, इसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। इसी प्रीवियस ईयर के आय पर प्रायः असेसमेंट ईयर असेसमेंट किया जाता है, कर का निर्धारण किया जाता है। अर्थात हमारा 1920-21 असेसमेंट ईयर है, जिसमें प्रायः 19 और 20 की आय को शामिल किया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, इसको हम गत वर्ष कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर, जितना भी आपने लोन लिया है, लोन लेने के दो ही मकसद होते हैं। या तो मकान के रिपेयर्स, मरम्मती, व्हाइट वॉशिंग इत्यादि के लिए आप लोन लेते हैं, या लोन लेने का मकसद मकान का रिकंस्ट्रक्शन करवाना, किसी नए मकान को खरीदना, खरीद कर जमीन उस पर मकान बनाना। मीन्स लोन लेने के लिए हमेशा दो उद्देश्य होते हैं। एक होते हैं बना बनाया मकान में ही कुछ ठोक ठाक करना, दैट मीन्स रिपेयर्स और रिकंस्ट्रक्शन। रिपेयर्स और रिकंस्ट्रक्शन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अर्थात रिपेयर्स और रिकंस्ट्रक्शन दैट मीन्स यह दोनों ही शब्द तभी लागू होते हैं जब ऑलरेडी आपके पास एक मकान है जिसको भी प्राय टूट फूट के कारण मरम्मती करने की जरूरत पड़ गई या रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ गई। इन दोनों उद्देश्यों के लिए एक उद्देश्य ये हो गया और दूसरा उद्देश्य कंस्ट्रक्शन और परचेज और एक्विजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी। मीन्स कंस्ट्रक्शंस का मतलब नया निर्माण करने के लिए, परचेज का मतलब नया खरीदने के लिए। दैट मीन्स नया खरीदने के लिए भी प्रायः हम कर्ज लेते हैं। तो समझिए यहाँ पर क्या समझना है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो गत वर्ष में होते हैं, गत वर्ष के होते हैं, उसे फुल्ली आपको डिडक्ट मिल जाएगा। इसीलिए हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर दैट अमाउंट विल बी फुल। अर्थात अगर आपने 50,000 लोन 10% के रूप में लिया है तो 50,000 का 10% 5,000 रुपया होता है, वह 5,000 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब आइए इंटरेस्ट ऑन लोन ब्रैकेट में हमने दिया एरियर्स। एरियर्स का मतलब क्या होता है, क्यों यह कटौती मिलता है। आज आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक मकान को बनाने के संदर्भ में बैंक से कोई कर्ज लेते हैं, ठीक है, कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने के बाद क्या दूसरे दिन मकान बन के तैयार हो जाता है? नो। अर्थात इसका उत्तर नहीं है। जिस दिन हम कर्ज लेते हैं ब्याज तो उसी दिन से चालू हो जाता है।
लेकिन उस मकान को बनने में प्राय 4-5 वर्षों का समय लगता है। अर्थात इस मकान को बनने में जो समय लगता है उस समय हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन लेने के साथ ही दूसरे दिन से ही ब्याज की गणना करनी पड़ती है। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन तो चुकाते जा रहे हैं, हर वर्ष चुकाते जा रहे हैं, हर वर्ष लग रहा है, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कोई शीर्षक नहीं होने के चलते हम इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे कितने पिछले वर्ष, इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, दैट मीन्स मकान के निर्माण के पूर्व आपने लिए गए कर्ज पर कुल जितना भी ब्याज, जितने वर्षों का ब्याज चुकाए हैं, उस ब्याज की गणना अलग से की जाती है, अलग से की जाती है। दैट मीन्स आपने 4 वर्षों का ब्याज दिया है, लेकिन कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं था आपके पास, इसीलिए यह कटौती के योग्य तो था, लेकिन कोई इनकम नहीं रहने के चलते इसकी कटौती आपको नहीं मिल सका है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्थात पिछले 4 वर्षों में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, दैट मीन्स मकान बनाने के पहले कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। मीन्स जिस दिन मकान बन के तैयार हो गया उस दिन से आपके मकान संपत्ति की आय को एज्यूम किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, और यह माना जाएगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन इस गत वर्ष से कटौती पूरी तरह से मिलता रहा है। लेकिन बिफोर द कंप्लीटेड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसको प्री कंस्ट्रक्शन कहते हैं, अगर आपने 4 वर्षों का ब्याज चुकाया और आपको कोई कटौती इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि आपके पास कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, इसीलिए वो कटौती नहीं मिल सका। वो 4 वर्ष का ब्याज भी आपको कटौती में मिलेगा जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चालू हो जाएगा। और चालू कब से माना जाता है? जब आपका मकान बनकर तैयार हो गया उसी दिन से माना जाएगा कि यह मकान लेट आउट है, रेंटेड हाउस है। अर्थात चाहे वह रेंट पर लगा हो या नहीं लगा हो, लेकिन उसे ट्रीट किया जाएगा, एज्यूम किया जाएगा कि यह मकान रेंटेड हाउस है, लेट आउट हाउस है। अर्थात तो 4 वर्षों के कुल ब्याज कितने हुए? फॉर एन एग्जाम्पल हमने आपको जो दिया कि माना कि 50,000 का लोन एट द रेट ऑफ 10%, तो पिछले गत वर्ष का हुआ 5,000 रुपया और पिछले 4 वर्षों में आपने कुल 20,000 रुपया चुकाया है। अर्थात इसे 5 बराबर किस्तों में कर आने वाले पोस्ट कंस्ट्रक्शन मीन्स कंस्ट्रक्शन के बाद वाले वर्षों में जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके पास हो जाएगी तो 5 इंस्टॉलमेंट के द्वारा यह पूरा ब्याज 20,000 रुपया जो हम बोल रहे हैं उसकी कटौती आने वाले 5 वर्षों में मीन्स पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद वाले 5 वर्षों में लगातार आपको यह कटौती 1/5 के रूप में मिलता रहेगा। That's all। तो समझ गए होंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एरियर्स का मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, दैट मीन्स मकान के तैयार होने के पहले आपने जितना भी ब्याज चुकाया है दैट इज कॉल्ड एरियर्स, और यह मकान बनने के बाद लगातार 5 किस्त में आपको दिया जाएगा। तो 20,000 का 1/5 4,000 रुपया होता है। अर्थात 5,000 में 4,000 जोड़कर आपको 9,000 रुपए की कटौती दिया जाएगा। ये समझने की बात है। अब यहाँ पर घटाने के बाद जो आया इसी को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया किसका? तो केवल रेंटल हाउस का। अब हम बढ़ेंगे रेसिडेंशियल हाउस की ओर।
पूरी तरह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। न जाने मेरा यह प्रयास कितना सार्थक है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 100% यह सार्थक ही होते हैं। अब ये आपकी नज़र में, आपके समझ के द्वारा कितनी सार्थक है, क्योंकि वर्क तो आपको करना है, हम तो पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का जो अधिकतम लॉजिक होता है, उस लॉजिक को भी हम साथ साथ समझाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में 2 प्रकार के इंटरेस्ट की कटौती मिला। एक प्रीवियस ईयर्स का फुल इंटरेस्ट और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के पहले आपने जितना भी ब्याज चुकाया है मकान बनने के बाद, उसे 5 किस्तों में, दैट मीन्स 1/5 ऑफ टोटल एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट आपको कटौती में मिलता रहेगा। इस प्रकार से 5 वर्ष में इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा एरियर्स भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में घटा दिए जाएंगे। इस प्रकार यह निकल गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रेंटल हाउस या लेट आउट हाउस इसको कहते हैं। अब इसको मिटाकर हम बढ़ते हैं रेसिडेंशियल हाउस के तरफ। इसका काम हो गया, अब इसको करें। रेसिडेंशियल हाउस को प्राय सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस भी कहते हैं। यह करना बहुत ही आसान है। दैट मीन्स अगर कैलकुलेशंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रेसिडेंशियल हाउस के इनकम की गणना बहुत ही आसान है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रेसिडेंशियल हाउस कभी एज ए इनकम के रूप में प्राप्त नहीं होते। जब भी प्राप्त होते हैं तो ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात अब हम समझेंगे कि हमेशा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में ही क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस की कोई इनकम ही नहीं होती। रेसिडेंशियल हाउस हम किसे कहते हैं? जिसमें मकान का मालिक स्वयं रहता हो, निवास करता हो, उसे ही रेसिडेंशियल हाउस कहते हैं। तो बताइए लॉजिकली क्या ऐसे मकान की कोई आय हो सकती है? तो आपका उत्तर होगा नो। ऐसे मकान की क्या आय होगी जिस मकान में स्वयं लैंडलॉर्ड रहते हो, मकान के मालिक रहते हो, अर्थात इसकी कोई इनकम नहीं होती है। इसीलिए इसके एनुअल वैल्यू नील हो जाते हैं। एनुअल वैल्यू नील होने का मतलब आप समझिए, रेंटल हाउस में जो आपको हमने बताया एनुअल वैल्यू तक वो सारे नील हैं। अर्थात रेसिडेंशियल हाउस के म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, अनरिजाइज रेंट इत्यादि की कोई जरूरत नहीं होती है। जरा आप सोच कर देखिएगा, यही लॉजिक है कि इनकम फ्रॉम
रेसिडेंशियल हाउस कुछ भी नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा एनुअल वैल्यू बिल्कुल नील होता है, कोई इसकी राशि नहीं होती है। इस संबंध में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको भ्रम में डालने के लिए इसके भी म्युनिसिपल वैल्यू बताएंगे, इसके भी म्युनिसिपल टैक्स बताएंगे, इसके भी अनरियलाइज्ड रेंट, इसके भी फेयर रेंट बताएंगे, ताकि आप इसके जाल में फंस जाएं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह जाल में फंसना नहीं है। एनुअल वैल्यू के ऊपर रेंटल हाउस में जितनी बातें आपको डिस्कस की गई है वह रेसिडेंशियल हाउस में उसका कोई काम नहीं होता है, इसीलिए एनुअल वैल्यू नील। एनुअल वैल्यू नील के बाद जब एनुअल वैल्यू ही नील है तो हमने एज ए डिडक्शंस के रूप में लिखा था 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो ये क्या होगा, दैट इज ऑल्सो नील। नील पर 30% निकालेंगे तो नील ही प्राप्त होंगे, इसीलिए 30% ऑफ एनुअल वैल्यू को भी आप भूल जाइए। वेरी गुड, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि जब हमारे पास कोई एनुअल वैल्यू ही नहीं है, नील है, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू इज ऑल्सो नील, अर्थात उसको लिखने की क्या आवश्यकता है। यहां तक आप यूं ही निकल गए, कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा। अब आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसमें हमेशा एक कटौती दिया जाता है और वही कटौती देने के चलते ये हमेशा इनकम कभी प्राप्त नहीं होता है। कटौती के चलते हमेशा ये लॉस में चला जाता है, क्योंकि इनकम तो कुछ भी नहीं है और उसमें हम लेस करेंगे तो हमारा उत्तर माइनस में प्राप्त होते हैं। माइनस में उत्तर प्राप्त होने का मतलब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, लॉस फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस। एक कटौती जो है वह इंटरेस्ट ऑन लोन के संदर्भ में है, अर्थात लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती रेंटल हाउस में भी है, रेसिडेंशियल हाउस में भी आपको ये कटौती मिलता है। रेंटल हाउस में जो नियम हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर फुल और इंटरेस्ट ऑन लोन एरियस 1/5 फॉर इंस्टॉलमेंट, मीन्स पीरी कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने जितना ब्याज चुकाया 1/5, वो नियम यहां भी लागू होते हैं। अर्थात एज यूजुअली एज इट इज उस नियम को उठाकर फिर यहां लिखते हैं और बात को समझते हैं। दैट मीन्स एज इट इज, जैसा मैंने रेंटल हाउस में लिखा था एज इट इज हमने रेसिडेंशियल हाउस में भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा है। अब सवाल है, आप पूछेंगे सर तो फिर अंतर क्या है? अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। रेंटल हाउस में जो मैंने आपके इंटरेस्ट ऑन लोन की चर्चा किया उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन रेसिडेंशियल हाउस में इंटरेस्ट ऑन लोन की एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता है। कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकता है।
दैट मीन्स अब हम इसके स्पेशलिटीज की ओर जाते हैं, विशेषता की ओर, क्योंकि अभी तक मैंने आपको समान ही बताए हैं, कोई अंतर नहीं बताए। अब अंतर बताने जा रहे हैं कि रेंटल हाउस में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और मैक्सिमम लिमिट जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं सबकी कटौती दिया जाता है 2 शीर्षकों में, प्रीवियस ईयर और एरियर्स का 1/5 ऑफ इंस्टॉलमेंट के रूप में। इसमें देखिए हम लोन 2 उद्देश्य से बताए थे, ए रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन। और दूसरा बोले परचेज और कंस्ट्रक्शन। पहले भी मैंने चर्चा किया कि लोन हमेशा 2 उद्देश्यों के लिया जाता है, या तो रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन, मरम्मती के लिए, पुनर्निर्माण के लिए। स्वाभाविक रूप से हमने चर्चा किया यह उसी जगह लागू हो सकते हैं जहां मकान पहले से मौजूद है और कुछ ठोक ठाक टूट फूट करने के कारण हमको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा, रिपेयर्स करना पड़ा। दूसरी स्थिति है परचेज और कंस्ट्रक्शन। परचेज का मतलब नया मकान को बनवाने, कंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्माण करवाने। दोनों ही पर्यायवाची शब्द है, समझिए। एक है रिपेयर्स के लिए और एक है कंस्ट्रक्शंस के लिए, नए मकान को बनवाने के लिए। अर्थात इसमें ही मैक्सिमम लिमिट है। अगर यह लोन 31/3/1999 आफ्टर 31/3/1999 के बाद अगर यह लोन लिया गया है, ये डेट आप ध्यान रखेंगे। ये लोन कब लिया गया? 31/3/1999 के बाद। तब ये सारे नियम लागू हो रहे हैं कि इसका मैक्सिमम लिमिट है 30,000 रुपए और इसका मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए। बस इतना ही बात है कि अगर आपने रिपेयर्स और रिकंस्ट्रक्शंस के लिया है तो 30,000 से कम हो सकते हैं, लेकिन 30,000 से कभी ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर आपने परचेज और कंस्ट्रक्शंस के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की कटौती मिलेगी। कम हो सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा का कटौती कभी नहीं होगा। और एक कंडीशन ध्यान में रखिए, यह लोन आफ्टर 31/3/1999 के बाद लिए गए हों, इसके पहले नहीं लिए गए हों, तभी यह कटौती आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब आप खुद ही समझिए कि अगर दोनों किसी भी प्रकार से लेस किया जाएगा तो इसके इनकम क्या निकलेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस परचेज। ये हमेशा लॉस में ही प्राप्त होते। तो बच्चों, हम कोई तिल का ताड़ नहीं बनाते हैं, हम कोई किताबों के द्वारा इसे परिभाषित नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल लॉजिक की तरह इसको समझता हूं और समझाता हूं। लेकिन कॉमर्स में एक बात है, कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। अर्थात बिक रहे हैं बाजार में वही जिसके पास लाखों रुपए के संसाधन हैं, डिजिटल बोर्ड है, कैमरामैन है, एडिटर है। दैट मीन्स चारों तरफ से लोग उसके लगे हुए हैं, बढ़िया लिखावट है, पुटअप करते हैं बटन, पूरी तरह से क्वेश्चन आपके पर्दे पर आ जाता है, झलकता है, दिखता है। यही कारण ये बिकता है। चाहे यह तिल को ताड़ बनाकर क्यों न पढ़ाते हो, लेकिन इसकी कदर बाजार में ज्यादा होती है और हमारा कोई दिखता ही नहीं है। इसलिए हो सकता है इसको बिकने में थोड़ा समय लगे, लेकिन बिकेगा। हमारा विश्वास है
कि एक दिन ये भी बिकेगा और उसके अनुपात में ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ 200% गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे वीडियो का कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आप दूसरे वीडियो और दूसरे में कंटेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज माय चैलेंज इन ऑल वीडियो। मैं प्रत्येक वीडियो में इस प्रकार की चुनौती रखता हूं। इसके साथ ही आज वीडियो को यहां समाप्त कर रहा हूं। वीडियो पसंद हो तो जल्द से जल्द इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।